नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे सामने बैठे हुए हैं और ये मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वीडियो है और इसमें मैंने कल से टॉपिक शुरू किया है आपका दिल्ली सल्तनत। तो कल के वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया उस वंशों के बारे में बताया था। सबसे अधिक किस वंश ने शासन किया, सबसे कम किस वंश ने शासन किया और उनका वंशों का सही क्रम क्या है। और मैंने गुलाम वंश भी शुरू कर दिया था कल। तो गुलाम वंश में आपका कहाँ तक आए थे, कहाँ तक पढ़ाया था कल गुलाम वंश में? रजिया के पहले तक पढ़ाया था, है ना। तो उस हाँ कौन, रुकनुद्दीन फिरोज, है ना, रुकनुद्दीन फिरोज तक पढ़ाया था। उसको तुर्क सरदार द्वारा हटा करके और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को जो है गद्दी पर बैठाया। तो आज गुलाम वंश ही है, बड़ा वंश है। तो आज के मेरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश। तो ये गुलाम वंश का पार्ट 2 है ये। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम बात करते हैं रजिया की, है ना। तो इसके पहले कौन था आपका? रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। तो तुर्क सरदारों ने उसको हटा करके जो 40 सरदारों का संगठन था जिसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। तो उसने क्या किया कि उसको हटा करके और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को जो है वो गद्दी पर बैठाया। और रुकनुद्दीन गद्दी से हटा करके तुर्क सरदारों ने कब बैठाया? 1236 में। तो ये पूछ सकता है कि रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी? तो 1236 में बनी। रजिया को गद्दी पर बैठाया। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि रजिया कौन थी? तो रजिया जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो रजिया के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत की प्रथम महिला शासिका। तो आंसर आपका क्या होगा? रजिया। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, तब क्या आंसर होगा आपका? रजिया। या भारत की प्रथम तुर्क महिला शासिका, इसका आंसर भी क्या होगा? रजिया होगा। तो जैसे हमने बताया कि जो गुलाम वंश में जो प्रारंभिक सुल्तान थे वो सभी कौन थे? तुर्क थे। उसके बाद गैर तुर्क भी यहाँ पे गुलाम वंश में शासक बने। जैसे बलबन था, उसके बाद के शासक जो है सभी गैर तुर्क थे। चलिए हम आगे चलते हैं। रजिया जब गद्दी पर बैठी तो तुर्क सुल्तानों का ये इरादा था कि एक महिला है, इसको गद्दी पर बैठा दो, ये हम जैसा भी हम कहेंगे वो हमारा कहना मानेगी और वास्तव में शासन जो है वो हम ही लोग करेंगे। लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। क्या हुआ? ठीक इसके उल्टा हुआ। जैसे ही रजिया सुल्तान जो है वो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, वैसे ही उसने जो है वो अपना रूप रंग बदल दिया। उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पुरुषों की टोपी कुर्ता पहन करके जो है वो दरबार में आती थी, घुड़सवारी करती थी और यहाँ तक कि जो युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें सेनापति मतलब कि घुड़सवार के रूप में, एक सेना नायक के रूप में भी जो है वो वहाँ पर युद्ध करने जाया करती थी। तो एक निसंदेह रूप से रजिया एक सफल सुल्तान थी। लेकिन इसका शासनकाल कितने वर्ष रहा? लगभग 4 वर्ष इसने शासन किया। वो भी बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय की पुरुष मानसिकता में किसी एक महिला का जो है वो सुल्तान बनना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको ये जो तुर्क सरदार थे, ख़ास तौर से जो पुरुषवादी समाज वाले थे, वो इसको स्वीकार नहीं कर पाए और निरंतर इसको गद्दी से हटाने के लिए जो है षड्यंत्र किया जाता रहा। तो एक बात और देखते हैं हम कि उस समय गुलाम वंश का जो प्रारंभिक समय था, उस समय तुर्कों की चलती थी, है ना। वो अपना प्रभुत्व चाहते थे और रजिया ने क्या किया? रजिया ने एक याकूत, ये आपका जो है गैर तुर्क था और ऐसा इतिहासकार लिखते भी हैं कि रजिया का इससे कुछ जो है विशेष लगाव भी था। तो रजिया ने क्या किया था? इस याकूत को, है ना, क्या किया? अमीर ए आखूर, ये आपका बहुत बड़ा पद होता है, घोड़ों का सरदार जिसके नियंत्रण में पूरा घुड़सवार होती है, तो ये बना दिया। इससे तुर्क सरदार जो है वो नाराज़ हो गए। नाराज़ तो पहले से ही थे, उनको एक प्रकार से बहाना मिल गया, है ना, कि अरे ये तो तुर्कों के खिलाफ है। और एक प्रकार से जो है वो इस रजिया के खिलाफ जो है विद्रोह उत्पन्न हो गया और रजिया सुल्तान को जो है गद्दी से हटा करके उसको बंदी बना लिया गया।
लेकिन आगे चल करके रज़िया सुल्तान ने जो है वो किससे विवाह किया? अल-तुनिया नामक एक युवक से विवाह किया और पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में वो सफल नहीं रही। और अंत में क्या हुआ कि 13 अक्टूबर 1240 को एक स्थान है कैथल, इस स्थान को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। तो कैथल नामक स्थान पर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित हिंदू डाकुओं ने जो है वो इसकी हत्या कर दी। लेकिन इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत जो है वो रज़िया की हत्या करवाई गई थी। और इतिहासकार रज़िया के बारे में ये भी लिखते हैं कि रज़िया निसंदेह रूप से एक महान सुल्तान थी, है ना। उसमें एक योग्य शासक के जो है सभी गुण थे। अगर उसमें केवल एक कमजोरी थी तो वो क्या कमजोरी थी? उसका महिला होना। तो इतिहासकार कहते हैं अगर वो महिला नहीं होती तो निसंदेह रूप से इतिहास में उसका जो है एक बड़े सुल्तान के रूप में, बड़े शासक के रूप में उसका नाम जाना जाता। चलिए आगे चलते हैं। रज़िया इतना ही है, बाकी फिर नाटक वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, है ना। नाटक में बहुत बड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, उसको देखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपके यही फैक्ट बनते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। रज़िया के बाद जो है वो जब तुर्क सरदारों ने क्या किया, रज़िया को गद्दी से हटा दिया और किसको गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। और लेकिन ये कोई बहुत योग्य शासक नहीं था। अंततः जो है वो तुर्क सरदारों ने जो है वो इसकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी, है ना। इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद तुर्क सरदारों ने जो है वो किसको बैठाया? अलाउद्दीन महमूद शाह को तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। लेकिन जो बलबन था, बलबन ने क्या किया? षड्यंत्र रच करके और इसको अलाउद्दीन महमूद शाह को जो है गद्दी से हटा दिया। और क्या किया? और नासिरुद्दीन महमूद को बलबन द्वारा जो है गद्दी पर बैठाया गया। और कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन काफ़ी उदार था, कुछ सिद्धांतवादी था ये। तो एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में से आया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो राजकोष से अपने व्यक्तिगत खर्चे नहीं लेता था, बल्कि अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए क्या करता था? वो उस समय जो मुस्लिम टोपियाँ होती थीं, जो हाथ से सिली जाती थी, उनको सिल करके उनसे जो उसको मिलता था उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। तो उसका क्या नाम था? तो आप महमूद याद रख लीजिए तो काम चल जाएगा, महमूद राम रख लीजिए तो काम चल जाएगा। तो उसका नाम क्या था? महमूद। और किस सुल्तान को इतिहासकारों ने दरवेश राजा कहा है? तो किसको कहा? इसी को, किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है वो गियासुद्दीन बलबन जो है वो स्वयं जो है वो सुल्तान बन गया। और इसने एक वंश की स्थापना की। उस वंश को हम क्या बोलते हैं? बलबनी वंश। यद्यपि ये गुलाम वंश के अधीन ये वंश माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बलबनी वंश जो है वो किस वंश के दौरान आया? तो गुलाम वंश के दौरान आया। और बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो इसने ये जो है पहला गैर तुर्क सुल्तान था। अभी तक जो भी सुल्तान बने थे सब तुर्क थे। तो इसने तुर्कों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो पहला काम क्या किया इसने? जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो एक संगठन बनाया था, जो काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। जैसे हम बता रहे थे अभी कि वो लोग क्या करते थे? अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो है वो सुल्तान बदला करते थे। जो सुल्तान उनकी मर्ज़ी से नहीं चलता था उसको हटा करके दूसरे को बना देते थे। तो काफ़ी प्रभावशाली थे। तो सबसे पहले क्या किया आपके किसने? बलबन ने, कि तुर्की सरदारों को प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो उनका संगठन था, 40 तुर्की सरदारों का संगठन, उसको जो है वो समाप्त किया। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, ये आपने सुना होगा अमीर खुसरो, सुना है नाम ये? है ना। तो अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार में भी था। अमीर खुसरो कई दरबार में था, है ना, 4-5 दरबारों में था अमीर खुसरो, लेकिन बलबन के दरबार में भी था। इसको आप याद रखिएगा। और अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी और है, जैसे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली एक स्थान है आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थान है आपका ये। और इनके गुरु कौन थे? गुरु
हाँ बोलिए। निजामुद्दीन औलिया जो है वो उसके ये अमीर खुसरो शिष्य थे, और इनको एक उपाधि दी गई थी, तूतीय हिंद। क्या उपाधि दी गई थी? तूतीय हिंद, माने भारत का तोता। तो किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो अमीर खुसरो कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने जो है कुछ वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया, जैसे सितार और तबला नहीं, तबला है, सितार और तबला नामक वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया। तो ये भी जानकारी रखिएगा आप। और एक और थे, लेखक ही थे आपके अमीर हसन, तो ये भी जो है वो आपके बलबन के दरबार में थे। और एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने। किसने धारण की? कौन सी उपाधि? बोलो 3 बार। जिले इलाही की उपाधि धारण की है ना। और बलबन ने तुर्की सरदारों के या तुर्कों के प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रथा शुरू की। वो कौन थी आपकी? सिजदा और पाबोस। कौन थी? सिजदा और पाबोस। तो इस प्रथा की शुरुआत किसने की? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, है ना। तो सिजदा में क्या होता था कि जो भी कोई, चाहे तुर्क हो चाहे कोई हो, है ना, जो सुल्तान के सामने आता था तो पहले सिजदा करता था। सिजदा में क्या करता था? सुल्तान के सामने घुटने के बल जो है वो बैठ जाता था, है ना। जैसे हनुमान जी स्टाइल, हनुमान जी का देखा ना आसन, घुटने के बल बैठते हैं। तो हनुमान जी थोड़ा एक घुटना ऊपर किए रहते हैं, एक टिकाते हैं ना, वो दोनों घुटने ज़मीन में टिका दे के बैठ जाता था। और दूसरा है पाबोस। पाबोस का मतलब क्या था कि सुल्तान झुक करके सुल्तान के पाँव के अंगूठे को चूमता था, तो वो कहलाती थी पाबोस। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने। और एक त्यौहार है आपका, ये भी बलबन ने शुरू किया था, वो था आपका नवरोज़ उत्सव। नवरोज़ उत्सव ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये किसका त्यौहार है? फारसियों का। किसका त्यौहार है ये? फारसियों का। यह नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की। और अपने विरोधियों से निपटने के लिए इसने एक और कड़ी नीति अपनाई। वो क्या थी? लोह एवं रक्त की नीति। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि लोह एवं रक्त की नीति के लिए किसे जाना जाता है? तो बलबन को। किसे जाना जाता है? बलबन को। फिर हम आगे चलते हैं कि बलबन दीवान ए बरीद, बलबन ने एक दीवान ए बरीद अर्थात गुप्तचर विभाग की स्थापना की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका कि किस सुल्तान ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। थोड़ा ये वाला नाम भी याद रखिएगा, है ना, इससे पर काम नहीं चलेगा। ये नाम क्या है? क्या गुप्तचर विभाग को क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद। और अंत में क्या हुआ कि इसका एक पुत्र था मोहम्मद, है ना, उसकी आकस्मिक जो है वो मृत्यु हो गई। उसको बहुत चाहता था ये। तो इतिहासकार लिखते हैं कि एक प्रकार से इसको जो है वो अपने पुत्र की मृत्यु का जो है वो सदमा लग गया और ये बीमार पड़ गया। आखिर में 80 वर्ष की आयु में जो है वो बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना बन जाएगा एक कहानी के रूप में। वीडियो तो बन ही रहा है ना, आप लोग भी देखिएगा और लोग भी देखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि बलबन की मृत्यु के बाद जो है वो 18 वर्ष की आयु का जो है वो कौन था? केकुबाद। ये जो है वो गद्दी पर बैठा। लेकिन हुआ क्या कि इसको जो है वो अचानक क्या हो गया? लकवा मार गया। तो एक प्रकार से ये बिस्तर पे चला गया और शासन करने लायक ये नहीं रहा। तो क्या किया गया कि इसके पुत्र, इसका जो पुत्र था कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो मात्र कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। जो मात्र 3 वर्ष का था उसको गद्दी पर बैठाया गया, है ना। सांकेतिक था वो गद्दी पर, शासन दूसरे लोग करते थे, तो उसको जो है सुल्तान बनाया गया। और तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही था
पूरा नाम याद मत रखिए, क्यूमर्स पर याद रख लीजिए। जब नाम बड़े हों और सिमिलरिटी, ऐसे क्यूमर्स नाम ज़्यादातर नहीं मिलता कहीं, है ना, तो क्यूमर्स रख सकते हैं। तो क्यूमर्स था। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता कि बलबनी वंश का अंतिम शासक, तो यही था। और बलबनी वंश की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। और अंत में क्या हुआ कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने जो है वो 3 वर्ष के बच्चे की बड़ी निर्दयतापूर्वक से जो है वो हत्या कर दी, और गुलाम वंश जो है इस तरह से समाप्त हो गया। और खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश, कौन सा? खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये हमारा गुलाम वंश ख़त्म हुआ। कल हमारा खिलजी वंश रहेगा। कोशिश मेरा रहता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टों को लेकर के कम शब्दों में ज़्यादा पढ़ा दूँ। तो कल देखते हैं कितना पूरा होता है। तो हमारा वीडियो, ये किस क्रम का वीडियो था अपना? इतिहास का 23वां था। ये हिस्ट्री का हमारा जो है वो 23वां वीडियो है ना। तो इस तरह से उम्मीद है कि लगभग 40-45 वीडियो में एक अच्छे ढंग से मैं हिस्ट्री जो है वो ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग भी देखिए, जो यहाँ पे हैं वो तो देख ही रहे हैं। हाँ, लोगों की एक थोड़ा शिकायत रहती है कि ये जो हमने लिख रखा है बच्चों को नहीं दिखता है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक सिंपल बोर्ड है, ये क्लास लगी हुई है ऑफलाइन, उसी में मैं बता रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है हमारे पास। और मोबाइल, कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल जो है रोशनी के अनुसार जो है एडजस्ट करता है, तो कभी कभी जो है वो लहर भी आती हैं इसमें, है ना। तो लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पूरी बातें अपने मुख से बोलूं। तो यदि आप एक आध दो बार सुनते हैं और आप इसको जो है वो नोट भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अभाव है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनल रूप से कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और क्लास में पढ़ाता हूँ। तो उसी का ये वीडियो बना दिया जाता है। तो आप लोग जितना जल्दी से इसका लाभ लेना चाहें ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।